सूरज ढल रहा था और गौड़ का बड़ा महल लाल रोशनी में डूबा हुआ था। ये वही जगह थी जहां कभी राजा शशांक की तलवारें सम्राट हर्षवर्धन को चुनौती देती थी। लेकिन 625 ईस्वी में सब कुछ बदल गया। शशांक की मृत्यु होते ही गौड़ राज्य कमजोर हो गया। उनके बेटे मानव इतने शक्तिशाली नहीं थे कि बड़े बड़े सामंतों की चालों को रोक सके। धीरे धीरे हालात बहुत खराब हो गए। गंगा के किनारे लूटपाट शुरू हो गई। छोटे छोटे सरदार आपस में लड़ने लगे, गांव जलने लगे और किसान भूख से परेशान हो गए। जो बंगाल कभी हरा भरा था वो वीराना सा लगने लगा। ये अराजकता करीब 125 साल तक चलती रही। लेकिन फिर 750 ईस्वी में एक दिन वरेंद्र क्षेत्र में गोपाल नाम का एक साधारण सा पशुपालक सामने आया। वो भेड़ बकरियां चराता था, लेकिन उसके मन में न्याय और शांति की सोच थी। लोगों को उस पर भरोसा हुआ और सरदारों ने मिलकर उसे राजा चुन लिया। ये बहुत अनोखी बात थी क्योंकि वो चुना हुआ राजा था। गोपाल बौद्ध धर्म की करुणा में विश्वास करता था और सबको साथ लेकर चलना चाहता था। उसी दिन गौड़ की टूटी हुई धरती पर पाल वंश की शुरुआत हुई। पाल समाज के मेहनती गडरिया लोग अब एक नए रास्ते पर चल पड़े, जहां तलवार से ज्यादा ताकत, शक्ति, न्याय और एकता की थी। यहीं से एक नई और मजबूत कहानी की शुरुआत हुई, पाल वंश की कहानी। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। पाल समाज भारत का एक बहुत पुराना और सम्मानित समुदाय है, जिसकी जड़ें सीधे मध्यकालीन पाल राजवंश से जुड़ी हुई हैं। ये वंश लगभग 750 ईस्वी में 1174 ईस्वी तक पूर्वी भारत में शासन करता रहा। खासकर बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों और नेपाल के कुछ भागों में। और ये इतना शक्तिशाली था कि इसका प्रभाव दक्षिण पूर्व एशिया तक फैला। पाल समाज के लोग अपने आप को उन महान राजाओं का वंशज मानते हैं जो बौद्ध धर्म के कट्टर संरक्षक, कुशल योद्धा, न्यायप्रिय शासक और कला संस्कृति के प्रेमी थे। पाल वंश की शुरुआत 8वीं शताब्दी के बीच के समय में हुई, जब उत्तर भारत में राजा हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद चारों तरफ अराजकता फैल गई थी, जिसे उस समय मत्स्य न्याय कहा जाता था, यानी बड़ी मछली छोटी मछली को खा रही थी। बंगाल और बिहार के गौड़ क्षेत्र में राजा शशांक का राज्य टूट चुका था और वहां कोई मजबूत राजा नहीं था। छोटे छोटे सरदार आपस में लड़ते रहते थे, गांव लुटते थे और आम लोग डर, लूट और भूख से परेशान थे। इसी कठिन समय में गोपाल नाम के एक समझदार और न्यायप्रिय व्यक्ति सामने आए। तिब्बती विद्वान तारानाथ के अनुसार उस समय एक नागा रानी लोगों को परेशान करती थी और कई चुने गए राजा मारे गए, लेकिन गोपाल ने उसे खत्म किया और लोगों को राहत दी। खलीमपुर ताम्रपत्र नामक अभिलेख के अनुसार स्थानीय बड़े सामंतों ने मिलकर गोपाल को लगभग 750 ईस्वी में राजा चुना, जो भारतीय इतिहास में बहुत ही दुर्लभ बात है, क्योंकि ये एक चुना हुआ राजा था। गोपाल पाल वंश के संस्थापक बने और उनका शासन 750 से 770 ईस्वी तक चला। उनका जन्म स्थान वरेंद्र क्षेत्र उत्तर बंगाल माना जाता है। उनके पिता वप्यत एक वीर योद्धा थे, जिन्हें शत्रुओं का नाश करने वाला कहा जाता था, और उनके दादा दैत विष्णु बड़े विद्वान माने जाते थे। कुछ पुराने ग्रंथों में गोपाल के परिवार को साधारण या पशुपालक वर्ग से बताया गया। गोपाल ने बिना बड़े युद्ध लड़े बंगाल के गौड़, वरेंद्र और बंगा क्षेत्र को एक किया और मगध यानी आज के बिहार के कुछ हिस्सों पर भी अधिकार किया। उन्होंने शांति और न्याय से राज्य को मजबूत बनाया और पहली बार महाराजाधिराज की उपाधि ली। राजधानी गौड़ थी, लेकिन विक्रमपुर, पाटलिपुत्र, मुंगेर, सोमपुरा, ताम्रलिप्त और जगदल जैसे शहरों को भी महत्व दिया। सेना में हाथियों, घुड़सवारों और नौसेना को बढ़ाया गया, जिससे बंगाल की खाड़ी में व्यापार और सुरक्षा दोनों मजबूत हुए। खेती और व्यापार से अर्थव्यवस्था सुधरी। गोपाल बौद्ध धर्म के समर्थक थे, लेकिन हिंदू मंदिरों को भी दान देते थे। उनका जीवन बहुत सरल था। वे भिक्षुओं के साथ ध्यान करते थे, खाना सादा सा खाते थे, जैसे चावल, दाल, सब्जी, दूध, दही, फल और कभी कभी मछली। कपड़े साधारण सूती धोती और चादर होते थे। घर मिट्टी और लकड़ी के बने होते थे और दिनचर्या सूर्योदय से खेती, पूजा और परिवार के साथ भोजन से जुड़ी होती थी। गोपाल की मृत्यु के बाद उनके बेटे धर्मपाल राजा बने। आज भी पाल समाज गोपाल को अपना आदि पुरुष मानता है और लोकगीतों में उनकी चुनाव की कहानी गाई जाती है।
धर्मपाल वंश के संस्थापक गोपाल के पुत्र थे। इनका शासन 770 से 810 ईस्वी में शुरू हुआ और उनके समय को पाल साम्राज्य का विस्तार और स्वर्णिम दौर माना जाता है। धर्मपाल केवल एक योद्धा ही नहीं थे, बल्कि वे एक बड़े बौद्ध विद्वान हरिभद्र के शिष्य भी थे और बौद्ध धर्म के बड़े संरक्षक थे। इसीलिए उन्होंने परम सौगात यानी बौद्धों के सबसे बड़े रक्षक की उपाधि हासिल की। धर्मपाल का सबसे बड़ा लक्ष्य उत्तर भारत में पाल साम्राज्य को सबसे शक्तिशाली बनाना था, जिसके लिए उन्हें कन्नौज पर अधिकार करना जरूरी था। इसी कारण वे उस प्रसिद्ध त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल हुए जिसमें पाल, गुर्जर, प्रतिहार और राष्ट्रकूट वंश आमने सामने थे। शुरुआत में प्रतिहार राजा वत्सराज ने धर्मपाल को लगभग 775 ईस्वी में हरा दिया, लेकिन बाद में राष्ट्रकूट राजा ध्रुव ने झांसी के पास वत्सराज को पराजित कर दिया और गंगा घाटी में धर्मपाल को भी हराया। हालांकि ध्रुव दक्षिण भारत लौट गया। इसके बाद धर्मपाल ने दोबारा ताकत जुटाई और कन्नौज के राजा इंद्रयुद्ध को हराकर वहां अपने समर्थक राजा चक्रयुद्ध को बैठाया। इसके बाद विक्रमपुर में एक भव्य दरबार लगा, जिसमें विदर्भ, मत्स्य यानी जयपुर, मध्य यानी पूर्वी पंजाब, करु यानी दिल्ली, यदु, यमन, अवंती यानी मालवा, गांधार और किरात जैसे कई क्षेत्रों के राजाओं ने धर्मपाल की शक्ति स्वीकार की। इसी कारण उन्होंने उत्तर पद्स्वामिन यानी कि उत्तर भारत का स्वामी की उपाधि ली। बाद में प्रतिहार राजा नागभट्ट द्वितीय ने ग्वालियर के पास धर्मपाल को हराकर मुंगेर तक पीछे धकेल दिया, लेकिन राष्ट्रकूट राजा गोविंद तृतीय ने नागभट्ट को हराया और उस तरह धर्मपाल ने राष्ट्रकूटों से मित्रता कर ली। धर्मपाल ने शिक्षा और धर्म के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम किया। उन्होंने विक्रमशिला महाविहार की स्थापना की और उसके खर्च के लिए 100 गांव दान किए। सोमपुरा महाविहार की स्थापना की और नालंदा विश्वविद्यालय को दोबारा मजबूत किया, जिसके लिए 200 गांव दिए। उन्होंने 50 से अधिक बौद्ध संस्थान बनवाए। वे महान बौद्ध विद्वान अतिशा के संरक्षक थे, जिन्होंने तिब्बत और सुमात्रा में बौद्ध धर्म फैलाया। तिब्बत और दक्षिण पूर्व एशिया से विद्वान और राजदूत उनके दरबार में आते थे। प्रशासन में उन्होंने भोक्ति, विषय और मंडल की व्यवस्था को मजबूत किया और गर्ग वंश के मंत्रियों को नियुक्त किया। व्यापार और खेती दोनों बढ़े, खासकर बंगाल की खाड़ी से मसाले और रेशम का व्यापार। धर्मपाल का जीवन राष्ट्रीय था, लेकिन बौद्ध प्रभाव से सादा भी थे। सुबह ध्यान, सादा भोजन, विद्वानों से चर्चा, सेना का प्रशिक्षण और जनता की भलाई उनका रोज का काम था। उनकी मृत्यु के बाद उनके भाई देवपाल राजा बने। आज पाल समाज धर्मपाल को कन्नौज विजेता और महान सम्राट के रूप में सम्मान देता है। देवपाल पाल वंश के वही राजा थे जिन्हें इस वंश का सबसे ताकतवर शासक माना जाता है। वे धर्मपाल के भाई थे, हालांकि कुछ किताबों में उन्हें पुत्र भी कहा गया है। देवपाल के समय पाल साम्राज्य अपनी सबसे बड़ी सीमा तक फैल गया था। उनका राज्य हिमालय की पहाड़ियों से लेकर विंध्य पर्वत तक फैल गया, जिसमें गंगा का पूरा मैदान, आज का बिहार, बंगाल, असम, नेपाल और बांग्लादेश शामिल थे। देवपाल ने प्रज्ञज्योतिष यानी असम पर आक्रमण किया, जहां के राजा प्रलंब या हरजार ने हार मान ली। इसके बाद उन्होंने उटकल यानी कि ओडिशा को जीत लिया और वहां का राजा डर कर भाग गया। बादल स्तंभ अभिलेख में लिखा है कि देवपाल ने गुज्जर, द्रविड़, उटकल, प्रज्ञज्योतिष, हूण और कंबोज जैसे कई क्षेत्रों पर विजय पाई थी। नेपाल के डुल्लू अभिलेख से पता चलता है कि देवपाल ने वहां पाल वंश की स्थापना की और आदिपाल को पहला राजा बनाया। देवपाल के समय तिब्बत से संघर्ष भी हुआ। 839 से 848 ईस्वी के बीच तिब्बतियों से युद्ध हुआ, जिसमें पालों को हिमालय के कुछ इलाके छोड़ने पड़े। धार्मिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में देवपाल ने सोमपुरा महाविहार को नया रूप दिया और नालंदा में जावा के राजा पालापुत्र देव को भूमि दान की। इसी समय सुंदरपाल कला शैली विकसित हुई, जिसकी मूर्तियां नेपाल और जावा तक प्रसिद्ध हुई। अरब यात्री सुलेमान ने लिखा है कि पालों के पास 50,000 युद्ध हाथी थे। देवपाल का जीवन राष्ट्रीय था। वे चावल, मछली और दूध से बने भोजन किया करते थे। उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र महेंद्रपाल राजा बने और पाल समाज आज भी देवपाल को महान विजेता मानता है। देवपाल के बाद उनके पुत्र महेंद्रपाल, जिन्हें कुछ जगह शूरपाल महेंद्रपाल भी कहा गया है, पाल वंश के राजा बने। उनका शासन लगभग 839 से 854 ईस्वी तक माना जाता है। महेंद्रपाल कोई बड़े युद्ध जीतने वाले या साम्राज्य फैलाने वाले राजा नहीं थे, लेकिन उनकी सबसे बड़ी खासियत ये थी कि उन्होंने अपने पिता और पूर्वजों द्वारा बनाया गया विशाल साम्राज्य टूटने नहीं दिया। उन्होंने बंगाल, बिहार और आसपास के क्षेत्रों पर पालों का नियंत्रण बनाए रखा। कुछ स्रोतों में उड़ीसा और उत्तर की ओर
हूणों के खिलाफ छोटे सैन्य अभियानों का उल्लेख है, लेकिन ये कोई बड़े युद्ध नहीं थे। महेंद्रपाल ने खुद को परम सौगात यानी कि बौद्ध धर्म का महान संरक्षण, परमेश्वर और महाराधिराज जैसी उपाधियां दी, जिससे पता चलता है कि राजा की प्रतिष्ठा बनी हुई थी। धार्मिक रूप से वे बौद्ध धर्म के समर्थक थे और मठों व भिक्षुओं को संरक्षण देते रहे। उनका जीवन निजी और शांत सादा सा था। उनके समय अर्थव्यवस्था स्थिर रही, लेकिन अंदर ही अंदर साम्राज्य में कमजोरी के संकेत दिखने लगे। महेंद्रपाल के बाद शूरपाल प्रथम राजा बने। मिर्जापुर के ताम्रपत्र से पता चलता है कि उनके समय में बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश के बड़े हिस्से पालों के नियंत्रण में थे, जिन्होंने गौडेश्वर की उपाधि धारण की। उनके शासन में कोई बड़ा युद्ध नहीं हुआ, लेकिन सेना को मजबूत बनाए रखा। जीवन शैली पहले जैसी ही थी, बस धार्मिक और सामाजिक उत्सवों में मिठाइयों का और दान का चलन शुरू हो गया। इसके बाद गोपाल द्वितीय आए। उनका शासन छोटा था, लेकिन अपेक्षाकृत शांत रहा। उन्होंने बौद्ध मठों को दान दिया और धार्मिक कार्य जारी रखे। इसके बाद विग्रहपाल प्रथम राजा बने, जिनका शासन बहुत ही कम समय के लिए ही रहा। उन्होंने राजपाट छोड़कर तपस्या और साधना का मार्ग अपना लिया। ये पूरा समय पाल वंश के लिए संक्रमण काल था, जब बाहर से साम्राज्य मजबूत दिखता था, लेकिन अंदर ही अंदर धीरे धीरे बिखराव शुरू हो चुका था। विग्रहपाल प्रथम के बाद उनके पुत्र नारायणपाल राजा बने। उन्होंने लगभग 54 साल तक शासन किया, जो समय के हिसाब से बहुत लंबा था, लेकिन उनका शासन कमजोर माना जाता है। उन्होंने खुद को गौडेश्वर कहा और बुद्ध राजा होते हुए भी कई शिव मंदिर बनवाए, जिससे पता चलता है कि उस समय शैव और बौद्ध दोनों परंपराएं साथ साथ चल रही थी। उनके समय में लगातार युद्ध और अस्थिरता रही। असम में राजा हरजार ने खुद को स्वतंत्र शासक घोषित कर लिया और उड़ीसा का क्षेत्र पालों के हाथ से निकल गया। पश्चिम की ओर से प्रतिहार राजा महीर भोज ने भी आक्रमण किया, जिससे पाल साम्राज्य और कमजोर हो गया। नारायण पाल ने बड़े भव्य भवन नहीं बनवाए, बल्कि तालाब, जलाशय और रोजमर्रा के काम आने वाले निर्माण करवाए। धार्मिक जीवन में ब्राह्मण यज्ञ और कर्मकांड बढ़ने लगे। आम लोगों की जिंदगी कठिन हो गई थी। भोजन सीमित था, लोग अनाज, जड़ें और साधारण चीजों पर निर्भर थे। इसी समय बड़े साम्राज्यों के भीतर छोटे छोटे राज्य उभरने लगे, जैसे गौड़, राड, अंग और वंग। कम्बोज क्षेत्र से आए शासकों ने कम्बोज पाल के नाम से अलग सत्ता बनाई और कहीं कहीं चंद्रवंश भी उभरा। नारायण पाल के बाद राजपाल राजा बने। उनका शासन करीब 32 साल चला। वे भी कोई बड़े विजेता नहीं थे, लेकिन उन्होंने मंदिर, तालाब और सड़क जैसे उपयोगी काम कराए, ताकि प्रशासन किसी तरह चलता रहे। इसके बाद गोपाल तृतीय आए, जिनका शासन कमजोर रहा। उनके समय में बंगाल के कुछ हिस्से हाथ से निकल गए, हालांकि इसके स्पष्ट प्रमाण बहुत कम है। इसके बाद विग्रहपाल द्वितीय राजा बने। उनके समय में चंदेल और कलचुरी शासकों के हमले हुए, जिससे पाल साम्राज्य लगभग बिखर गया। ये पूरा दौर पाल वंश के पतन की शुरुआत माना जाता है। राजनीतिक शक्ति घटती गई, लेकिन बौद्ध मठ और धार्मिक संस्थान अभी भी समाज का सहारा बने रहे। महिपाल प्रथम विग्रहपाल द्वितीय के पुत्र थे और उन्हें पाल वंश का दूसरा संस्थापक कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने लगभग टूट चुके पाल साम्राज्य को फिर से खड़ा किया। राजा बनते ही उन्होंने बहुत तेजी से काम किया। सिर्फ 3 साल में उन्होंने कम्बोज शासकों से उत्तरी और पूर्वी बंगाल वापस लिया और वर्धमान क्षेत्र पर दोबारा अधिकार कर लिया। लोगों में फिर से भरोसा लौटा कि पाल वंश खत्म नहीं हुआ है। हालांकि उनके समय में एक बड़ा संकट भी आया। दक्षिण भारत की चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने 1021 से 1023 ईस्वी के बीच उत्तर भारत पर आक्रमण किया। कहा जाता है कि वे गंगा जल लेने आए थे। इस युद्ध में महिपाल को हार मिली। कई हाथी, महिलाएं और खजाना लूट लिया गया। इसके बाद महिपाल ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने उत्तर और दक्षिण बिहार के कई हिस्सों पर अधिकार किया और वाराणसी क्षेत्र को भी अपने अधीन कर लिया। हो सकता है कि उन्हें ये मौका महमूद गजनवी के आक्रमण से बनी अव्यवस्था के कारण मिला हो। महिपाल प्रथम ने खुद को श्रीमान, परम सौगात और प्रवर्धमान जैसी उपाधियां थी। वे बौद्ध थे, लेकिन शिव भक्ति भी करते थे। उन्होंने सारनाथ, नालंदा और बोधगया में मंदिर और मठ बनवाए। 1026 ईस्वी के एक अभिलेख के अनुसार उन्होंने वाराणसी में सैकड़ों शिव मंदिर बनवाए। नालंदा विश्वविद्यालय को फिर से मजबूत किया और शैव मठों को भी संरक्षण दिया। उनके समय में लोगों का जीवन बेहतर हुआ। भोजन भरपूर था। चावल, फल और दूध का अधिक उपयोग होता था। राजा रेशमी वस्त्र पहनते थे और समाज में उन्हें रक्षक और उद्धारक के रूप में देखा जाता था। महिपाल के बाद न्यायपाल राजा बने। उन्होंने गौडेश्वर की उपाधि ली, लेकिन उनके समय में कीवर्ता सामंत दिव्य ने
वरेंद्र क्षेत्र में विद्रोह कर दिया, जिससे राज्य कमजोर होने लगा। इसके बाद विग्रपाल तृतीय आए। उन्होंने कलचुरी राजा कर्ण से युद्ध किया और बाद में उनकी बेटी यमुनात्री से विवाह करके शांति बनाई, लेकिन उन्हें चालुक्य राजा विक्रमादित्य छठे और सोमवंशी राजा महाशिवगुप्त ययाति से हार झेलनी पड़ी। इसी दौरान पूर्वी बंगाल वर्मन वंश के हाथ चला गया। अंत में महिपाल द्वितीय और शूरपाल द्वितीय बहुत कम समय के लिए राजा बने। आपसी झगड़ों और कमजोर शासन के कारण पाल साम्राज्य फिर से कमजोर हो गया। इसके बाद 1029 से 1122 ईस्वी तक महिपाल द्वितीय के भाई रामपाल आए और उन्हें पाल वंश का अंतिम शक्तिशाली राजा माना जाता है। जो रामपाल राजा बने तब पाल साम्राज्य अंदरूनी विद्रोह और कमजोरियों से जूझ रहा था। उन्होंने सबसे पहले एक नई राजधानी रामावती बसाई ताकि शासन मजबूत हो सके। रामपाल ने किसानों पर लगने वाला कर कम किया, खेती को बढ़ावा दिया और तालाब, सड़क जैसी जरूरी सुविधाओं पर ध्यान दिया, जिससे आम लोगों का जीवन थोड़ा बेहतर हुआ और राज्य में फिर से स्थिरता आई। रामपाल के समय सबसे बड़ी चुनौती कीवर्ता विद्रोह था। कीवर्ता नेता भीम ने वरेंद्र क्षेत्र में विद्रोह कर दिया था। रामपाल ने अपने सहयोगियों मथना और शिवराज देव की मदद से इस विद्रोह को बहुत कठोर तरीके से दबाया। इसके बाद उन्होंने कामरूप यानी कि असम और राठ क्षेत्रों पर फिर से नियंत्रण किया और पूर्वी बंगाल और वर्मन शासकों के अधीन कर लिया। उन्होंने उड़ीसा पर अधिकार के लिए गंगा वंश से संघर्ष किया। हालांकि उनकी मृत्यु के बाद ये क्षेत्र हाथ से निकल गया। दक्षिण भारत के चोल राजा कुलोतुंग से उन्होंने दोस्ती की ताकि गढ़ चालुक्य वंश के खिलाफ संतुलन बना रहे। उन्होंने कई आक्रमणों को रोका, लेकिन मिथिला क्षेत्र करनाट शासन न्यायदेव के हाथ चला गया। राजनीति को मजबूत करने के लिए रामपाल ने गहड़वाल वंश से रिश्ता जोड़ा। उनकी चचेरी बहन कुमार देवी का विवाह गहड़वाल राजा गोविंद चंद्र से हुआ, जिससे उत्तर भारत में उन्हें समर्थन मिला। उनके समय में चर्यापद जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे गए जो पाल काल के साहित्य और तांत्रिक परंपरा को दिखाते हैं। रामपाल के बाद 1122 से 1124 ईस्वी में कुमारपाल थोड़े समय के लिए राजा बने। फिर गोपाल चतुर्थ राजा बने, लेकिन वे बालक थे और उनकी हत्या कर दी गई थी। इसके बाद माधनपाल आए। उन्होंने कुछ विद्रोह दबाए, लेकिन उनके मंत्री वैद्यदेव ने दक्षिण बंगाल में अलग राज्य बना लिया। माधनपाल को सेन राजा विजयसेन से हार मिली और दक्षिण व पूर्वी बंगाल हाथ से निकल गया। गोविंदपाल केवल गया क्षेत्र तक सीमित रहे। इसके बाद पलपाल का 1165 से 1200 ईस्वी तक शासन बताया जाता है, लेकिन इस पर मतभेद है। आखिर में 1174 ईस्वी के आसपास पाल वंश समाप्त हो गया और उसकी जगह सेन वंश ने ले ली। समय के साथ पाल वंश के वंशज अन्य समाजों में मिल गए। पाल वंश का पतन धीरे धीरे हुआ और इसके कई कारण थे। समय के साथ राज्य के अंदर आंतरिक विद्रोह बढ़ने लगे और छोटे छोटे सामंत शक्तिशाली हो गए, जैसे किवर्ता, वर्मन और सेन वंश, जिन्होंने पाल राजाओं की बात माननी बंद कर दी। इसके साथ साथ बाहर से भी कई तरह के आक्रमण और हमले हुए, जिससे पाल साम्राज्य कमजोर होता चला गया। जब केंद्र की शक्ति कमजोर हुई तो साम्राज्य टूटता गया और अंत में पाल वंश का शासन समाप्त हो गया। हालांकि पाल वंश का अंत हो गया, लेकिन उनकी विरासत बहुत बड़ी है। पाल राजाओं ने बौद्ध धर्म को भारत से बाहर तिब्बत, नेपाल और दक्षिण पूर्व एशिया तक फैलाया। उनकी कला को आज पाल कला शैली कहा जाता है, जिसमें सुंदर कांस्य की मूर्तियां और टेराकोटा की कारीगरी देखने को मिलती है। साहित्य के क्षेत्र में संस्कृत की गौड़ शैली और तांत्रिक ग्रंथों का विकास हुआ। वास्तुकला में सोमपुरा, महाव्यार जैसे अद्भुत निर्माण हुए, जिसे आज यूनेस्को विश्व धरोहर माना जाता है। पाल वंश के पतन के बाद पाल समाज के लोगों ने फिर से अपना जीवन पशुपालन और खेती से जोड़ लिया। समय के साथ साथ ये लोग गड़रिया या धरनगर कहलाने लगे, क्योंकि इनका मुख्य काम भेड़ बकरी पालना, दूध निकालना और ऊन का काम करना था। 19वीं सदी में ब्रिटिश शासन के दौरान जब जनगणना हुई तब पाल समाज को अलग जाति के रूप में दर्ज किया गया। आज़ादी के बाद सरकारी व्यवस्था में पाल समाज को अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि OBC में रखा गया, जिससे उन्हें शिक्षा और नौकरी में आरक्षण का लाभ मिला। आज के समय में उत्तर भारत में पाल समाज की आबादी लगभग 2 से 3 करोड़ मानी जाती है। ये लोग ज्यादातर बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और पश्चिम बंगाल में रहते हैं। आज भी समाज का बड़ा हिस्सा भेड़ बकरी चराने, दूध बेचने, ऊन के व्यापार और खेती से जुड़ा हुआ है। कुछ लोग छोटे व्यापारी बने और कुछ शहरों में नौकरी या व्यवसाय भी करने लगे। खैर,
पाल वंश की ये कहानी सुन आप सभी को कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी पाल समाज से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी आपको पता हो तो भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।